आप सबका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो आंसर लिखते हैं वो आंसर का जो स्वरूप है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसके बारे में बात करूंगा अभी। और पूरे डिटेल्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि एक परफेक्ट आंसर कैसा होता है। इसमें देखिए, एक होता है आंसर को लिखना और एक होता है आंसर इम्पैक्टफुल लिखना, जो कि पढ़ने वाले का, परीक्षक का जो ध्यान है वो आकृष्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको वो दे सके। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, दूसरा है आंसर का बॉडी, मेन बॉडी, और लास्ट होता है कंक्लूजन। इसको ऐसे समझिए कि आंसर जो है, आपका आंसर एक घर है और जो इंट्रोडक्शन है उस घर का मेन डोर है, मुख्य दरवाज़ा है, जिससे कि जो आपका आंसर पढ़ेगा वो अंदर उस घर की ओर प्रवेश करेगा। बॉडी जो होता है वो आपके आंसर का मुख्य घर उसे बोल सकते हैं, वो मुख्य घर है। और कंक्लूजन जो होता है वो आपके घर का एग्जिट दरवाज़ा है, यानी कि बैक डोर है। तो आंसर लिखते समय एक चीज़ देखिए कि सपोज कोई बिल्डर आप एक घर बनाता है, उसे सोल्ड करना है, बेचना है, सेल करना है, तो कस्टमर कैसे जाएगा, अंदर अट्रैक्ट कैसे होगा, वो देखेगा इसका दरवाज़ा अच्छा है। दरवाजे में उसे दिखना चाहिए कि अब टूटा फूटा दरवाज़ा हो, वो अच्छा नहीं दिख रहा हो, तो कोई भी ग्राहक वो अंदर उस जाना ही नहीं चाहेगा, भले ही अंदर से वो ठीक हो। तो पहले अट्रैक्ट करना होता है। जैसे मनुष्य का जो शरीर होता है, वो शरीर को हम इस आंसर के ढर्रे पे अगर हम बांट करके देखें, एक हो गया फेस, चेहरा, दूसरा हो गया आपका शरीर का मुख्य भाग, और तीसरा को मान लेते हैं कि वो पैर है। तो इस 3 भाग के ऊपर बांटते हैं। तो जब पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है, फेस भी आपका एक मार्क्स देने में अहम रोल अदा करता है। फेस से पता चलता है आप प्रश्न को उत्तर देते समय घबरा रहे हैं या नहीं, फेस आपका शाइनिंग है, ग्लो कर रहा है, तो उसका प्रभाव होता है। उसी तरह से आप जब आंसर लिखते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन ही नहीं है, तो वो पढ़ने वाले को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो फिर एवरेज मार्किंग कर देगा। तो इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। इंट्रोडक्शन जो है आपका परिचय है। इंट्रोडक्शन आपके उत्तर रूपी घर का मुख्य दरवाज़ा होता है। जैसा कि पहले बताया मैंने, यह हमेशा विषय के अनुकूल और आकर्षक होना चाहिए। इसमें विषय की परिभाषा तथा संपूर्ण उत्तर की भूमिका समाहित होनी चाहिए। संभव हो तो पंच लाइन यानी क्रूशियल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल करें। परिचय से पाठक के मन में विषय वस्तु के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर देनी चाहिए, ताकि वह उत्तर को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। बात को ध्यान से समझिए, बड़े बड़े कोचिंग में पैसा लेने के बाद भी आपको ये चीज़ें बताई नहीं जाती है।
आपके उत्तर रूपी घर का मुख्य दरवाज़ा होता है इंट्रोडक्शन। इस बात को ध्यान में रखिए और जैसे भी लिखना शुरू कीजिए माइंड में ये बात होनी चाहिए कि वो विषय के अनुकूल हो और आकर्षक हो। इसमें विषय की परिभाषा जैसा पूछा गया है उस हिसाब से लिखना है। विषय की परिभाषा तथा संपूर्ण उत्तर की भूमिका सम्मानित होनी चाहिए। संभव हो तो पंच लाइन यानी क्रूशियल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल करें। ये क्या करता है, जागरूकता उत्पन्न करती है और पढ़ने वाले को आगे पढ़ने के लिए विवश करता है। पंच लाइन क्या है, जैसे देखिए कि अगर पाल कला के बारे में लिखने के लिए बोला गया है या उससे संबंधित प्रश्न है तो ये मैं पंच लाइन दिखा रहा हूँ। पटना शैली यानी पटना कलम के बारे में पूछा गया है तो पटना शैली इक्वल टू स्थानीय शैली प्लस मुगल शैली प्लस यूरोपीय शैली, इसे बॉक्स में डाल सकते हैं। नीचे एक कविता है कि मुगल काल के कलाकारों शाही मुसब्बिर और चितेरे चित्र उकेरे जनजीवन के पटना कलम के चित्रकार थे। नट मदारी मछली वाली भिश्ती बढ़ई और कसाई नाई धुनिया पान वाला चर्मकार को विषय बनाया। लालित की लाली खूब लुभाई वो पटना कलम के चित्रकार थे। इसमें क्या हुआ कि वो पटना कलम परिभाषित भी हो रहा है, उसकी भूमिका भी बन रही है इसमें क्या क्या है, और एक पंच लाइन का भी काम कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आंसर में आपको दोहा लिखना है। वो जो स्टार्टिंग के आप 4 लाइन लिखेंगे ना वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरा है आंसर का पार्ट बॉडी, यानी यह जो है आंसर का आपका मेन चीज़ है। यहाँ पे आपको सारा अपना कर्तव्य दिखा देने हैं। यह आपके उत्तर का मुख्य घर है। इस भाग में पूछे गए प्रश्न के सभी पहलुओं पर समान चर्चा करनी होती है। अगर गुड और बैड पूछा गया है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड पर फोकस कर दिए या सिर्फ बैड पे फोकस कर दिए, बैलेंस होना चाहिए। किसी विशेष मामले की आवश्यकता से अधिक उल्लेख ना करें। इसके अंदर के सभी पैराग्राफ अच्छी तरह से संगठित यानी वेल कंस्ट्रक्टेड तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जैसा कि आप जब हम हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको पढ़ने को मिलती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता है तो वो क्या ग्रामेटिकली उसे रॉन्ग माना जाता है। ठीक उसी तरह से पैराग्राफ जब लिखते हैं तो पैराग्राफ में एक फ्लो होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे राम इज ए गुड बॉय, अगर ये सेंटेंस आपने लिखा फिर आप लिखते हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए ही इज ऑल्सो अ वेरी लेबोरियस स्टूडेंट, तो ही किसके लिए आ रहा है, राम के लिए आ रहा है। तो इस तरह की कंटिन्यूटी आपके पैराग्राफ में भी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि फ्लो, अगर आप एक विषय की चर्चा कर रहे हैं तो उससे एक दूसरे से पैराग्राफ जुड़े होने चाहिए। इट मीन्स वेल कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि अवॉइड पैडिंग एंड कीप टू द पॉइंट। पैडिंग का मतलब कि फालतू की चीज़ें से आप शब्द सीमा को समाप्त मत कीजिए। अगर आपको जो शब्द सीमा है सपोज 450 शब्द में लिखने हैं आपको, तो अनर्गल बातें ना लिखें, उसे बोलते हैं अवॉइड पैडिंग। पैडिंग वो होता है कि जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख करके पेज को भर रहे हैं, वो नहीं करना है। आपके वाक्य स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचें। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि यह आपके घर का एग्जिट द्वार होता है। और सपोज आपका मेन डोर अच्छा है, आपका मेन जो घर है वो अच्छा है, और एग्जिट जहाँ से निकलना है, निकलते समय ऐसा दरवाज़ा बना दिया कि निकलने वाले के सर में चोट लगी,
तो वो क्या है, जितना भी अच्छाई थे ना अंत में वो खिंच जाएगा, और खींचने के बाद लास्ट में जो उसे नंबर देना है आपने, वो फिर वो नंबर नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना है, नंबर मैक्सिमम छीनना है। इसलिए कंक्लूजन जो है प्रभावी और संतोषजनक, इफेक्टिव एंड सेटिस्फाइंग होना चाहिए, जिससे कि परीक्षक आश्वस्त होकर खुशीपूर्वक अंक प्रदान कर सके। यह ऊपर लिखे गए सारे विषय वस्तु का समेकन यानी कंसोलिडेशन होना चाहिए। ऊपर जो प्रश्न पूछ रहा है उसके मिजाज के अनुसार यह कंक्लूड होना चाहिए आपका निष्कर्ष। अंत में शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। यह एक प्रैक्टिस की चीज़ है। आप पहले आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, लिखना शुरू कर देंगे, तो मैं मानता हूँ 15 दिन में आपको अपने आप में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।